वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 12 वह जो यथार्थ था। इसके लेखक हैं अखिलेश। हिंदी साहित्य के समकालीन हिंदी कारों में अखिलेश का नाम जाना माना नाम है। वे युवा एवं संवेदनशील कहानीकार है। अखिलेश का जन्म 6 जुलाई 1960 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। चिट्ठी कहानी से एक कहानीकार के रूप में इनकी पहचान बनी। इनकी कहानियाँ एक नए तेवर को लेकर सामने आई। कहानीकार के साथ साथ एक सफल संपादन के रूप में भी इनकी पहचान बनी, क्योंकि इन्होंने वर्तमान साहित्य अंतएव एवं तत्भाव जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं का सफल संपादन करके अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। इन पत्रिकाओं में अपने समय के यथार्थ को समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से इनके अनेक लेख और समीक्षाएं भी पाठक वर्ग के सम्मुख आती रही। अखिलेश द्वारा रचित रचनाएं एवं संपादित पत्रिका इस प्रकार है। कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति शापग्रस्त, उपमा से अवेनेशन, संपादन वर्तमान साहित्य अंतएव तत्भाव। अखिलेश को उनकी साहित्य रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनमें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, हिंदू शर्मा कथा सम्मान तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार उल्लेखनीय हैं। उनकी कुछ कहानियों का मंचन भी किया गया। देसी विदेशी भाषाओं में इनकी कुछ रचनाओं के अनुवाद भी हुए। अखिलेश एक रचनाकार और कहानीकार को समाज और उसकी समस्याओं के प्रति संपूर्ण उत्तरदायी मानता है। अंत समाज की चेतना की आत्मसात करने उनकी रचनाएं की सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। उनकी रचनाओं में जीवन के यथार्थ की गहराई पहचान दिखाई देती है। व्यक्ति के अंदर के छंद को बाह्य और आंतरिक स्थितियों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। अखिलेश का अन्वेषण उपमा से आज के आदमी की कई तन्हों में दबी चेतना की मुखर करने का सफल प्रयास है। इसका नायक आत्मा की मुक्ति की छटपटाहट का प्रतीक है। वह जो यथार्थ था एक ऐसा रचना है जिसमें स्मरण, निधन, आलोचना, कहानी सब कुछ कहा जा सकता है। इसमें अतीत की स्मृतियों के परिप्रेक्ष्य में बदलते समय की आहट को सुना जा सकता है। वह जो यथार्थ था वह जो यथार्थ था अखिलेश का एक स्मरणात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में मनोरंजन एवं आनंद के अंतर की आलोचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। स्मृतियों में मनोरंजन के नियमित साधन नहीं होते। इस बात को लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियों से जोड़ता है। लेखक का स्वयं इस जज्बे में बचपन बीता। वहाँ कभी बाहर ही मनोरंजन के साधन जुटाते थे और उनमें सबसे बड़ा मनोरंजन स्रोत था रामलीला। मनोरंजन के अन्य साधनों में कठपुतलिया का नाच और जादू था। रामलीला की कठपुतलिया का नाच रामलीला वाले बाग में होता था, परंतु नोट किए जादू जैसे आयोजन किसी अन्य जगह होते थे। इसका कारण संभवतः यह था कि नोट की और जादू में टिकट लगता था और बाग के पेड़ टिकट के लिए बनाई जाने वाली वार्ड में अचानक पैदा करते थे। मानो रहा तो हो कि गरीब और अमीर तभी को नोट किए और जादू जैसे मनोरंजन देखने का समान हक है। लेखक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जनसभा का वर्णन करते हुए कहता है कि उनकी सभा के लिए जितनी भीड़ जुटी, जितनी ना कभी नोटकी में, ना जादू में और ना रामलीला या कठपुतली का नाच में जुड़ी, तिल भर की जगह वहाँ नहीं थी। इसको साबित करने के लिए लेखक कई उदाहरण देता है। जैसे सभा में इतने लोग थे कि गुड़ की हजारों बेलियां उछाल दी जाती तो कहीं कंधों या बाहों के बीच ही फंस जाती, जमीन तक ना पहुंच पाती। वह तो वहाँ तक कहते हैं कि मध्यम आकार का आलू तक भी भीड़ में फंस जाता। लेखक उस समय स्वयं एक बच्चा था, परंतु आज लेखक को
यह सोचकर अजरत होता है कि उस राजनीतिक सभा के बच्चे या कह रहे थे, क्या वह भी उनके लिए मनोरंजन का साधन था? लेखक के अनुसार कस्बे में मनोरंजन के अन्य साधन भी थे, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई, नट का खेल, बंदर का नाच अथवा भालू का नाच, किसी लड़के को चादर में ढककर उसके द्वारा किसी की कमीज के बटनों की संख्या बताना, भूत वर्तमान और भविष्य बतलाना भी इसी प्रकार के मनोरंजन के साधन थे। परंतु इसके लिए मनोरंजन एक बहाना था, मुख्य उद्देश्य था अपना सामान बेचना। जैसे आजकल टीवी के कार्यक्रमों या सौंदर्य प्रतियोगिताएं वस्तुत विशेष की बिक्री को बढ़ाने का साधन है। सभी मनोरंजन के साधनों में लेख रामलीला को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता और वह कई दिन तक कई घंटे चलती है। लेखक कहता है कि नौटंकी के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण था कि उसमें महिलाओं का चित्रण महिला ही निभाती थी, इसलिए उनके ढेरे के आसपास मस्कों और बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। लेखक प्रश्न करता है कि हमारा वहाँ मंडराना भी मनोरंजन था या नहीं। प्रस्तुत उसको मनोरंजन में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनोरंजन में सस्ते भोक्ता होते हैं और मनोरंजन की गुणवत्ता तख्ते भोक्ता को अधिक से अधिक अपने में शामिल कर लेने में है, जबकि जहाँ हम तख्त कहीं करते नहीं थे। लेखक एक अन्य प्रश्न भी करता है कि बच्चों के लिए खेल क्या मनोरंजन का साधन है? प्रस्तुत बच्चों के लिए खेल मुक्ति है। खेलते हुए वे बड़ों की गुलामी और अनुशासन के दमन से आज़ाद हो जाते हैं। बड़े लोगों का खेल मनोरंजन है, परंतु बच्चों का खेल आनंद है। वह आनंद स्वाभाविक होता है। आनंद भी विभिन्न प्रकार का होता है। संगीत, चित्रकला, वास्तुकला का आनंद कुछ मिलते जुलते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं, और वह भी गाने वाले बजाने वाले की विभिन्नता के साथ ही अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों के खेल का आनंद गुलामी से अवकाश का आनंद है। वह आदमी समाज के आदिवासियों के नृत्य एवं संगीत के समान है। वस्तु बिना मुक्ति के आंदोलन उत्सव संभव नहीं है। स्त्रियां भी पुरुषों की गंध और उपस्थिति से दूर होकर ही मुक्ति का एहसास करती है और आनंदोत्सव मनाती है। लेखक प्रश्न करता है कि क्या दलित भी आनंद उत्सव मनाते हैं? उनकी जाति बिरादरी में तो सामूहिक उत्सव होते हैं, जिसमें खाना और शराब पाने मात्र से ही उसको आनंद मिल जाता है। आनंद की वास्तविक अनुभूति के लिए वर्तमान की चेतना अनिवार्य है, जबकि दलितों द्वारा उत्सवों में मांस खाना, शराब पीना वर्तमान के धकेलने की कोशिश मात्र है। फिर भी शहरों और गांव कस्बों के दलितों की स्थिति में भी प्रत अंतर होता है। आनंद में मनोरंजन का अंतर को भी जगाना होगा। आनंद उसके समूचे अस्तित्व को प्रभावित करता है। मनोरंजन का प्रभाव मस्तिष्क पर अधिक होता है। मनोरंजन की गति होती है और आनंद में मथक मनोरंजन का चमक पैदा करता है और आनंद ऊर्जा। बच्चों को बड़ों के मनोरंजन और उनकी इच्छा में भी फर्क रहता है। बच्चों का उत्साह मनोरंजन को भी आनंद में बदल देता है और बड़ों के मनोरंजन की इच्छा उब्र और थकान से पैदा होती है, और वह खास वक्त में खास तरह का मनोरंजन ही चुनते हैं, जबकि बच्चों का उद्देश्य उब्र और थकान से निजात पाना नहीं होता, केवल आमोद प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है। आनंद सुस्फुरित होता है और मनोरंजन के पीछे तैयारी होती है। बच्चों का यह आनंद स्वतःस्फूर्त होता है और बड़ों के यहाँ साए तयशुदा मनोरंजन अपनी ज़रूरत पर आसानी से सुलभ हो सकता है, परंतु आनंद की उपाधि अपनी मर्जी और प्रयास से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वह वरदान की तरह है। आनंद मनोरंजन से बेहतर उस्तर व्यवस्था है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनोरंजन के साधन तो बढ़ते जाते हैं, परंतु आनंद के क्षीण होते जाते हैं। मनोरंजन ही आनंद
तक पहुंचता है, परंतु यह भी सत्य है कि हर मनोरंजन आनंद तक नहीं पहुंचता। भोक्ता मनोरंजन और आनंद दोनों को प्राप्त करता है, परंतु कलाकार को मनोरंजन प्राप्त नहीं होता। उसकी यातना से आनंद की ओर होती है। प्रत्येक कलाकार सीजन की यातना से गुजरकर आनंद की अनुभूति करता है। कुछ स्थान भी अपने आधिपत्य प्राकृतिक सुषमा शान शौकत पार्क मंदिर पिक्चर हॉल आदि के कारण मनोरंजन का साधन होते हैं। लेखक कहता है कि मेरे कब्जे में मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, परंतु जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में ही गांव के निवासी मनोरंजन खोज लेते हैं। विज्ञापन के इश्तहारों और होर्डिंग में भी गांव कस्बों के लोग मनोरंजन हासिल कर लेते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि मनोरंजन की समस्या मेरे बचपन से लेकर आज तक कस्बे में बनी हुई है। प्रतिपाद प्रस्तुत लेखक जो यथार्थ था पुस्तकांश है। इसके लेखक में गांव कस्बों में मनोरंजन के साधनों के अभाव की ओर संकेत किया है। लेखक अपनी कस्बे की स्मृतियों के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समय तथा सभ्यता का भी वर्णन करता है। मनोरंजन और आनंद के अंतर को स्पष्ट करते हुए लेखक के बचपन की स्मृतियाँ साकार उठती है। कस्बों में मनोरंजन के प्रत्येक साधन न होते हुए भी वहाँ के लोग कैसे जीवन की छोटी छोटी स्थितियों एवं घटनाओं में मनोरंजन के अवसर तलाश लेते हैं, इसका रोचक वर्णन लेखक ने किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अपने गांव कस्बे का वर्णन किया है कि वहां रामलीला मनोरंजन का प्रधान साधन थी, जो वर्ष में एक बार होती थी, परंतु उसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि उसमें पैसे नहीं देने पड़ते थे और वह कई दिनों तक और कई घंटों तक चलती थी। दूसरे नौटंकी, जादू का खेल, कठपुतली का नाच, बंदर का नाच, सांप और नेवले की लड़ाई, भालू का नाच इत्यादि सभी में ये तो पैसे लगते थे या फिर प्रोग्राम के पश्चात वह पैसे कमाने का जरिया होते थे। लेखक इसको आज टीवी के प्रोग्राम से जोड़ कर देखता है, जो कुछ विशेष चीज़ों की बिक्री बढ़ाने का माध्यम है। निबंध की विशेषता ये है कि अतीत की स्मृतियों के दबाव में वर्तमान दब नहीं गया और वर्तमान स्थिति और समय पर लेख की दृष्टि बराबर बनी रही है। लेखक का उद्देश्य मनोरंजन और आनंद के अंतर को स्पष्ट करना है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा लेखक ने इसे अभिव्यक्त किया है। मनोरंजन की व्याख्या करते हुए वह कहता है कि मनोरंजन में हम तक भोक्ता होते हैं। अच्छा मनोरंजन भोक्ता को अधिक से अधिक अपने में तमन्य कर लेता है। किसी भी प्रकार में दायित्व, दबाव, गुलामी और अनुशासन से मुक्ति आनंद की पहली शर्त है। यही कारण है कि बड़ों की कठोरता और दबाव में से मुक्त होकर ही जब बच्चे खेलते हैं तो आनंद उत्सव बनाते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के शासन और उपस्थिति से दूर रहकर ही आनंद का उत्सव बनाती है। अंत स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के आनंद के लिए मुक्ति आवश्यक है। लेखक इस प्रसंग में बच्चों, स्त्रियों, दलितों के आनंद उत्सव को आमने सामने रखकर अपने अंतर को स्पष्ट करता है। दलितों का आनंद उत्सव वस्तु आनंद नहीं होता, वह वर्तमान से मुक्ति का प्रयास भर होता है। लेखक शहरी और गांव कस्बों के दलितों के आनंद में भी फर्क देखता है, क्योंकि शहरों के दलित बेहतर स्थिति में जीवन जीते हैं। आनंद और मनोरंजन के अंतर को समझते हुए लेखक कहता है कि दोनों ही यो तो अनुभूति है, परंतु आनंद आंतरिक होता है और जबकि मनोरंजन में वहाँ तत्व अधिक होते हैं। अंतर आनंद की अनुभूति आपके सारे अस्तित्व पर प्रभाव डालती है, जबकि मनोरंजन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। आनंद के स्रोत अस्पष्ट होते हुए भी पूरा प्रभाव डालते हैं, परंतु मनोरंजन का स्रोत ज्ञान होते हुए भी कभी कभी प्रभावशाली नहीं होते। मनोरंजन में गति परंतु आनंद में मंथन प्रमुख होता है। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन में भी अंतर होता है। बच्चों में एक नैतिक उत्सव होता है जो मनोरंजन को भी आनंद में तब्दील कर देता है, परंतु बड़ों में मनोरंजन की इच्छा उग्र और थकान से पैदा होती है। अंत बड़ों के मनोरंजन का उद्देश्य उग्र
उबाऊ और थकान से निजात पाकर फ्रेश होना होता है। जबकि बच्चे किसी उद्देश्य से इस ओर अग्रस्त नहीं होते, उसकी मंशा केवल मात्र आमोद प्रमोद होती है, मनोरंजन के पीछे प्रयत्न रहता है कि परंतु आनंद स्वतः प्राप्त होता है। मनोरंजन के सुलभ होने के अवसर अधिक होते हैं, लेकिन आनंद आपके प्रयास से आपको मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं। अंत यह कहा जा सकता है कि आनंद मनोरंजन से अधिक बेहतर और उच्चतर आवश्यकता है। सभ्यता के विकास होने पर मनोरंजन के अवसर तो उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु आनंद के अवसर कम होते जाते हैं। मनोरंजन आनंद तक पहुंचता है, इसमें इतनी सच्चाई है, उतनी ही सच्चाई इसमें भी है कि हर मनोरंजन आनंद तक नहीं पहुंचता है। लेखक कलाकार और उपभोक्ता की स्थितियों के अंतर को भी व्यक्त करता है। उपभोक्ता की यात्रा मनोरंजन से आनंद की ओर होती है, परंतु कलाकार मनोरंजन नहीं, एक यात्रा से आनंद तक की यात्रा करता है, क्योंकि सीजन एक गहराई पीड़ा से गुजरने के समान। प्रस्तुत निबंध का प्रमुख उद्देश्य अपने जीवन और कस्बे के लोगों के जीवन के उस अभाव की ओर संकेत करता है जिसके अभाव में जीवन नीरस हो जाता है। लेखक के गांव में मनोरंजन के साधन न होने के कारण तथा अन्य लोग आसपास के स्थानों को भी ईर्ष्यापूर्वक निहारते थे, क्योंकि वहां कम से कम सिनेमा हॉल या रेलवे स्टेशन तो था, परंतु लेखक का कस्बा तो इन सबसे भी विचित्र था। प्रस्तुत रचनाकार में कस्बा मनोरंजन की इच्छा और अभाव दोनों के बीच पिस रहा था। प्रस्तुत निबंध की विशेषता ये है कि वह लेखक के गांव कस्बे को केंद्र में रखते हुए भी आनंद और मनोरंजन, उपभोक्ता और कलाकार, बच्चों और बड़ों के मनोरंजन आदि के अंतर का एक आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। लेखक की शैली में जहां व्यंग विनोद की झलक मिलती है, वहीं गांव के निवासियों की जिजीविषा इच्छा शक्ति की ओर भी संकेत है कि यह लोग छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों में भी कैसे मनोरंजन के अवसर तलाश लेते हैं और जीवन के लिए ऊर्जा हासिल कर लेते हैं। इसके लिए हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, साइकिल, रिक्शा या तांगे पर चढ़ना, विभिन्न सभाओं में सम्मिलित होना, किसी नए विज्ञापन की गांव में होर्डिंग लगाना आदि सभी मनोरंजन के साधन हैं। लेखक की भाषा सहज सरल है, शैली आत्मा कथनात्मक होने के साथ साथ आलोचनात्मक भी है। उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी अवारानुकूल किया गया है। लेखक का शिल्प कलात्मक होने के साथ साथ सहज भी है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।